हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। और अपनी हम टारगेट 800 प्लस सीरीज़ का नया वीडियो लेके आए हुए हैं। और ये टॉपिक है हमारा एस्से पे होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर में पिछले कुछ सालों में ट्रेंड क्या रहा है, कौन कौन से एस्से आए हैं और यूपी पीसीएस ने वो कुछ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको रिपीटेडली टच किया हुआ है कहीं ना कहीं। और उसके अगल बगल जो मैं बोलता हूँ कि एक टॉपिक है, उसके अगल बगल सर्कमफरेंस ड्रॉ किया जाता है और उस टॉपिक के अगल बगल जो एरिया मतलब रेडियस लिया जाता है वो कितना डाइवर्स उस टॉपिक को रख सकता है, वही उसकी लिमिट है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। और फिर पिछले कुछ सालों में ट्रेंड्स देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि क्या ये हम ट्रेंड पकड़ के अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन वे में आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि कुछ माफ़ कीजिएगा, कुछ वो कौन से फोकस एरियाज़ हैं जब हम उनको अगर फोकस करते हैं तो मार्क्स फेच करना। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 95 प्लस मार्क्स अगर हम एसए में स्कोर कर लेते हैं, जो कि उतना बड़ा टास्क नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हम स्कोर कर लेते हैं तो 800 का जो मार्क्स का जो लिमिट है ना, जो हमारे पास हमने टारगेट सेट कर रखा है, उसको अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि एनी गिवन डे जब आप थोड़ा सा ना कंसिस्टेंट रहते हैं कुछ चीज़ों में और आपका एक दो पेपर कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है तो वहाँ स्कोर करते हो और फिर कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो ऑन एवरेज आपको ये जो मार्क्स हैं, अगर कुछ पेपर ख़राब भी हो जाता है आपका तो वो वहाँ से कवर अप करने की बातें चली आती, कवर अप कर देता है आपको और आपको हेल्प करता है अच्छे मार्क्स लाने में। तो इस टोटल डिस्कशन में हम देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक। और इस पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड क्या हो सकता है, अगर हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं कि नहीं। और कुछ बोनस है इस लेक्चर में। बोनस ये है कि आपको मैं नोट्स दूंगा। नोट्स ये हैं कि कोट्स वाले नोट्स हैं और हम बात करेंगे कि कोट्स ज़रूरी क्यों हैं। और मैंने थोड़ा सा होमवर्क करके मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कोर्स आपको दे दूं मैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा डाइवर्स, है ना, कोशिश की है मैंने कि डाइवर्स करके अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग उस पर कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और इन जनरल कौन कौन से कोर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग अवर एस्से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। पहली बात तो अब ट्रेंड पे आगे जाने से पहले ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि सिलेबस क्या है। अदरवाइज़ ट्रेंड को कैटर कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 सेक्शन में इन जनरल, ये 3 सेक्शंस में यूपी पीसीएस का ऐसे बटा होता है, ठीक है। और इनमें से 3 टॉपिक्स आते हैं, राइट। हर साल 3 टॉपिक्स आते हैं पर सेक्शन आते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि 3 सेक्शंस में जो ये बटा हुआ है, ठीक, इसमें से एस्से का सिलेबस क्या चीज़ है, ठीक है। पहला है लिटरेचर एंड कल्चर, दूसरा है सोशल स्फेयर, तीसरा है पॉलिटिकल स्फेयर। अब देखिए बहुत ही वाइड टॉपिक्स हैं ऐसे तो अगर सिलेबस का पॉइंट्स देखा जाए, लेकिन जब हम इसको सिलेबस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर उसको जब देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें ट्रेंड मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता सेक्शन बी, देखते हैं। सेक्शन बी में पहला है साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक स्फेयर, थर्ड है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। फिर आते हैं सेक्शन सी में, ठीक। पहला है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, सेकंड है नेशनल कैलामिटी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डिल्यूज, ड्रॉट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक। थर्ड है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि कुछ जगह पे आप ये समझिए कि ये चीज़ आपका पेपर 3 हो गया, जीएस पेपर 3, ठीक। जीएस का पेपर 3 हो गया। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स तो हो सकते हैं कि आपका जीएस 2 में भी आ जाए, मतलब इंटरनेशनल इवेंट तो आपका आईआर आ जाएगा, ठीक है। नेशनल कैलामिटी और लैंडस्लाइड ये नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये वाला भी आपका जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, और ये वाला आपका जीएस पेपर 3 है, ठीक। और ये इसमें मिक्स ऑफ जीएस 1 प्लस जीएस 2 है, ठीक है ना। ये एक चीज़ जो है ये आउट ऑफ वे जाके आती है, लेकिन ओवरऑल अगर इसको ब्रॉडली रखना जाए तो ये जीएस 1 में आएगी। लेकिन लिटरेचर के बारे में हम हार्डली पढ़ते हैं अपने जीएस के पेपर में, और 1-2 बार आया हुआ है बस। अगर हम देखें कि एंशंट
हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं उसको आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, तो उसमें आप लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं कि एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न लिटरेचर, और फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैनिज्म का जैन लोगों का जो लिटरेचर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसको कैसे कल्चर से लिंक करते हैं और मॉडर्न वे में जो लिटरेचर लिखाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, वो कल्चर से कैसे रिलेटेड है, वो इसकी बात कर रहा है। तो हम मोटा मोटी ये हम अपने आप को कैटेगराइज करना चाहें तो अगर हम 3-4 पिलर्स में अगर इसको खाके में इसको ढालना चाहें तो ये हो सकता है हमारा, राइट। तो अब आगे चलते हैं कि ट्रेंड क्या आ रहा है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, पहला आता है सेक्शन ए में, देखते हैं कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए। पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक। फिर आता है हिंदी लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। फिर आता है एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज़। आप कुछ कुछ पॉइंट्स देखना, मोरल वैल्यूज़ यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्क करता हूँ। फिर आता है लिटरेचर एंड मोरल वैल्यूज़, यानी ये चेंज हुआ और ये ईयर चेंज हुआ लेकिन टॉपिक रिमेन सेम रहा। फिर आता है सेक्सुअल क्राइम कॉज एंड सोल्यूशन, यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया, सोशल इशूज से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये करंट अफेयर रहा था उस साल, ठीक है। तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस वन इलेक्शन वाला एक टॉपिक रहा था, तो इस साल में आना थोड़ा सा लाजमी हो जाता, थोड़ा अलग से आ गया था, ठीक। फिर आया 2020 की बात देखते हैं, सोशलिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक। फिर आता है कास्ट सिस्टम इन 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जीएस पेपर 1 आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। फिर आता है इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया, नेसेसिटी एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। इलेक्शन रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस साल बन रहे थे 19-20 में, इवन यूपीएससी ने बोला भी था कि क्या क्या रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ला रहा है और कहाँ कहाँ पे उसके लिमिटेशंस हैं, ठीक। फिर आता है 2021, ठीक। फिर 2021 में क्या है, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, ठीक। ये थोड़ा सा अलग जाके टॉपिक हो जाता है जहाँ पे आपको लिखने में कंस्ट्रेंट्स आते हैं। आता है सेकुलर पॉलिटिक्स, नीड एंड चैलेंजेस, स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च इन इंडिया, वे एंड फ्यूचर। ये आपका क्वेश्चंस बन सकता है पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 का। अगर आप एजुकेशन की बात करें, हायर स्टडीज़ की बात करें, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाता है। फिर आता है न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर, विमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 1, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन में आपका कैटर कर सकते हो। रोल ऑफ एजुकेशन इन एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें भी जीएस पेपर 2 का है ये, ठीक है, और इसको कैटर कर सकते हो। आपको हल्का सा ट्रेंड मालूम चल रहा होगा, यानी अगर आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी अच्छे से कवर करके रखे हो और ये मोरल वैल्यूज़ वाला एक पार्ट जो है ना, ये मोरल वैल्यूज़ और वैल्यू से रिलेटेड एथिक्स का एक पार्ट है कि अगर ये किससे जुड़ा होता है, किस किस का सब टॉपिक है, अगर आपको तैयार हो, प्लस जीएस पेपर 2 में आपको कौन कौन से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, और कहाँ पे एजुकेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके हेल्थ पे पूछ दें, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे अगर मोटा मोटी अगर आप प्रिपरेशन करके रखे हो तो आपके लिए थोड़ा सा एसए लिखना आसान हो जाएगा, सेक्शन ए का। अब आते हैं सेक्शन बी पे, राइट। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन स्पेस वर्ल्ड, ठीक है, ये भी आपका साइंस एंड टेक्स आ गया, ठीक है। फिर महात्मा गांधी इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। फिर आता है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया, आपके क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस, ये आपका सोशल अवेयरनेस की बात की जा रही है। तो फिर ठीक है, सोसाइटी भी आ सकता है। जीएस पेपर 3 में हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं बात करूँगा कि किसी भी ऐसे में विलन की ज़रूरत क्यों होती है। विलन यानी आपको एंटी कुछ तो लिखना पड़ेगा, वो क्रिटिकली आपको ही तो काउंटर करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। फिर आता है डिजिटल इकोनॉमी, पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस, डिजिटल इकोनॉमी यानी पेपर जीएस पेपर 3। फिर आता है फार्मर्स ऑफ इंडिया, आवर प्राइड, ठीक है, ये तो पेट टॉपिक रहा है, फार्मर्स, विमेन, हेल्थ, है ना, एजुकेशन, मोरल वैल्यूज़, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये पेट टॉपिक्स रहे हैं। तो इनको हमेशा ही प्रिपेयर करके जाना होता है और आपके पास रेडी नोट्स हमेशा रहने चाहिए। फिर आता है वाटर पोल्यूशन, गंगा क्लीनलीनेस। अब आता है इन्वायरमेंट वाला पार्ट। इन्वायरमेंट वाला पार्ट ढेर सारे रिपीट होगा, इसलिए हमें ऑलरेडी हमेशा नोट्स बने होने चाहिए और कुछ कोटेशंस हमेशा रेडी होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। फिर आता है $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी, पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस, इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आया यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे आया एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। कुछ तो लिंकेज दिख रहा होगा कि यानी एग्रीकल्चर को आपको आगे के लिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें आज के बारे में रियलिटी में पता होना चाहिए और उसका लिंकेज पास से होना चाहिए, राइट। तो आप आराम से ऐसे ये लिख लोगे, ठीक। फिर आता है न्यू एग्रीकल्चर लॉ एंड पीजेंट मूवमेंट, ये दिख रहा होगा आपको
कि एग्रीकल्चर वाला, फार्मर्स वाला ये चल रहा है टॉपिक, और ये एक थ्रेड जोड़ा हुआ है। आप कह लें कि अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ कि हर साल कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इंक्लूसिव इंडिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट से, क्या समझते हैं, और फिर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है अगर उसमें चेंजेस आएंगे तो, और वे आउट आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंट अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनका जो बना हुआ है, जिन्होंने अपने अलग अलग सम्मेलन किए हुए हैं और अलग अलग जो रिफॉर्म ला रखे हैं अपने अंदर, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस एनवायरमेंटल जो राइट्स के कंसर्न के लोग हैं उनकी बात की जाती है। वो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कुछ कुछ जगहों पे, क्योंकि एंड ऑफ डे 700 वर्ड्स का ये गेम है। तो आपको अगर किस चीज़ पे कंफर्म हो आप कि आप क्या लिखने वाले हो, थोड़ा सा एक आपने फ्रेमवर्क बना के रखा होता है दिमाग में, तो आपको समराइज़ करने में आसानी हो जाती है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी, ये थ्रेड फिर से आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक। आपको देखा, अगर सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ और आपको डेड श्योर होना है कि एग्रीकल्चर पर जाके मैं पढ़ के जाऊँगा, सब कुछ प्रिपेयर करके जाऊँगा, चांसेस हैं कि आपको 2023 में वो मिल जाए या फिर 2024 में मिल जाए आपको। इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, ये आपका जीएस पेपर 1 सोसाइटी अच्छे से आपको पढ़ा हो तो आपको कर सकते हो। रिसेंटली मणिपुर जो रायट्स हो रहे हैं, ये मणिपुर में जितने भी कह सकते हैं ना कि सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बोली जा रही है, और बहुत ज़्यादा लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठे हैं, वो सिचुएशन थोड़ा सा एग्जांपल ऐड कर से क्यों होता है, क्या इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में तो अभी मतलब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। फिर आता है सेक्शन सी। अब आता है इसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, कॉजेज एंड रेमेडीज। फिर आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड इक्वालिटी, बीएसएफ आर द मेन फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। अब आप ये समझिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका तैयार है, आपका अगर इंटरेस्ट रखते हैं, और न्यूज़पेपर में नॉर्मली या ना ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स तो इसी पे चल रहे हैं कि वो ढेर सारे हिंदू पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान के ढेर सारे जो हमेशा न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में ये इशू है, पाकिस्तान में वो इशू है, ठीक है। तो कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में आज के दिन में ये वो हो गया। तो मतलब एक होता है ना कि हमेशा सेंसेशन क्रिएट करने की बात चलती है, तो उस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। मतलब एक टॉपिक अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कवर करना आसान हो जाता है, राइट। फिर आता है चेंजिंग पैराडिग्मा ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, नमामि गंगे मिशन, यानी फिर से इन्वायरमेंट वाला यहाँ पे थोड़ा सा कोहेरेंसी है ना। सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी में ना कोहेरेंसी है, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल गया है, और रिसोर्स मैनेजमेंट में, रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा सा जीएस पेपर 3 का पार्ट होता है, किस तरह से रिसोर्सेज की जाती है। और रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, बस मटेरियल रिसोर्सेज हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स की भी बात हो रही है, ठीक है। और फिर इन दोनों को कैसे मैनेज करना चाहिए कि इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसडीजी वाला पता होना चाहिए। अगर आपको एसडीजी रटा हुआ है तो इसको आप आराम से लिख सकते थे। फिर आता है इंडो चाइना रिलेशनशिप एंड सार्क पॉलिटिक्स। फिर आता है कोरोना पैंडेमिक, उस साल का था इशू था, 2020 की बात की जा रही है, कोरोना आया हुआ था। फिर आयुष्मान भारत, हेल्दी इंडिया। अब यहाँ हेल्थ मैंने बोला था ना, हेल्थ आपको पता रहे है ना, या फिर एजुकेशन पता रहे, तो कहीं जाना नहीं है नॉलेज, है ना, उसको आप लिख सकते हो आराम से। फिर आता है ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19, ये तो रिपीट हुआ है, मतलब कोरोना वाला थीम रिपीट हुआ है, 2021 की बात हो रही है। फिर आता है डेमोक्रेसी, इलेक्शन, कास्ट। इस पर आप ढेर सारे टॉपिक्स लिख सकते हो, किस तरह से कहते हैं ना कि कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। अगर ये दोनों हमेशा अगर ज़िंदा रहेंगे तो इंडिया से कास्ट नहीं ख़त्म हो सकता है। तो पॉलिटिक्स और कास्ट का लिंकेज जन्म जन्मांतर का है इंडिया में, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक। फिर आता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट। आप देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे एक और क्वेश्चन आ रखा था, और कहाँ आया था मैं देखना चाहता हूँ इसको। हाँ, चेंजिंग पैराडाइम ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया
तो अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे भी आप मोटा मोटी तैयार कर रखे हैं और फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा लिंकेजेस क्या क्या हैं, अगल बगल क्या क्या हो रहा है, इंडिया यूएस है, इंडिया चाइना है ना, आपका क्वाड मीटिंग है, फिर आपका मालाबार एक्सरसाइजेज है, फिर इमीडिएट नेबरहुड में क्या क्या उनके अप्रोचेज हैं इंडिया के, ठीक है। तो वो चीज़ें एक्सटेंडेड नेबरहुड में क्या किस तरह देख रहा है, वेस्ट एशिया में क्या क्या इशूज़ रिजॉल्व करने की बात चल रही है और किस तरह से इंडिया देखता है, अफगानिस्तान में राइजिंग तालिबान के रिस्पेक्ट में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 700 वर्ड में क्या ही लिख लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा एक डायरेक्शन तो दोगे ना, इस तरह से जाओगे तो आपको बताते चलना है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर जनधन स्कीम इज़ चैरियट ऑफ पुअर, है ना, ये रथ है उस पुअर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो सारथी है, सॉरी, पुअर्स का। तो जनधन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहली बात पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरत क्यों है, फिर आपके जनधन स्कीम जो है उसमें क्या अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। फिर आता है फॉर पुअर वाटर प्रिजर्वेशन, फॉर वाटर प्रिजर्वेशन रिवर्स कोऑर्डिनेशन इज डिमांड फॉर टुडे, यानी या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात की जा रही है। और ये हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीपीसीएस का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो रिवर वाटर लिंकिंग या फिर रिवर कंजर्वेशन से बहुत टॉपिक्स आते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर रहे हो ना इन जनरल, तो आपको ये ऐसे तैयार रहता। फिर आता है टेलीविज़न इज़ अ लीडिंग बैड कल्चर, ठीक। अब इसमें दो तरह की व्यूज़ हैं, ठीक है, और आपको बहुत ही बैलेंस वे में लेकर चलना है। हो सकता है कि आप इसको ना मानो, है ना, तो ना मानने के लिए भी आपके पास इतने सब्सटैंशियल व्यूज़ होने चाहिए कि अब टेलीविज़न में बहुत कुछ आता है ना, आप सबको समझो कि टेलीविज़न में चाइल्ड वाला आता है, ठीक है, न्यूज़ आता है, फिर ये क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट वाला पार्ट आता है, ठीक है ना, और एक भक्ति वाला पार्ट आता है। किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, किसको आप मानते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत ही बैलेंस्ड भी होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स होना चाहिए और आपके डाइवर्स मतलब अपने आप को दिखा पाओ कि किस जो भी अगर आप इसको मान रहे हो और नहीं भी मान रहे हो तो भी आपके पास ही बहुत ही वाइड एरे ऑफ टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, ठीक है। अब इस तरह से हमने ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड हमने ये समझ लिया कि अगर हम जीएस पेपर 2 और 3 अच्छे से करके जाते हैं और सोसाइटी का कुछ क्या हिस्सा, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, रीजनलिज्म हो गया, वेमेन इशू हो गया, कास्ट इशू हो गया, वो हमको अच्छे से पता है, तो हम अपना ऐसे लिख लेंगे, है ना, लिख लेंगे। अभी तो ये बात आती है, अब ये देखना ज़रूरी आता है कि इस ऐसे को लिखना कैसे डिफरेंट है अलग अलग एग्जाम से, ठीक है। चलिए उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, फोकस एरिया क्या है हमारा। अब आता है हमारा फोकस एरिया। अब हमें ये बात करना बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसे में क्या अलग होना चाहिए और किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी ऐसे। यूपीएससी निबंध से बहुत अलग है ये। क्यों? क्योंकि आप समझिए वहाँ टॉपिक बहुत ही डीप है। पहली बात, टॉपिक्स बहुत हैं। फिलोसफिकल ऐसे बहुत ज़्यादा आते हैं। फिलोसफिकल एसेज जो होता है यूपीएससी में ज़्यादा अब ट्रेंड हो गया है। लेकिन आपने अभी देखा होगा क्वेश्चन में कि यूपीपीसीएस के जो एसेज हैं ना वो प्लेन है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है उसमें। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में आप समझ जाते हो कि हमें डिमांड क्या फुलफिल करनी है, राइट। तो ये अलग है। तो आप जो यूपीएससी हैंगओवर लेके कई लड़के आते हैं, कई बच्चे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे रिसेंट ट्रेंड देखा होगा आपने, जो रिसेंट ट्रेंड है ना आपका, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ख़राब है एसए में, है ना। एसए में ख़राब है क्योंकि सब 80 मार्क्स मिल रहे हैं, और सब 80 मार्क्स यानी आप यहाँ पे आप अगर एक चीज़ में कंपैरिजन किया जाए तो हिंदी मीडियम के लड़के बहुत अच्छे हैं एसए में। ये रियलिटी है ना, क्योंकि उनके पास कुछ है, टूल्स हैं, ट्रिक्स हैं उनके पास जो उनको इक्विप्ड कर रहा है बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में। वो क्या है अभी बात करेंगे। लेकिन आप समझिए कि जब यहाँ पे आप 15 मार्क्स कम से कम आप गंवा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कितना टफ हो जाता है, ठीक है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट पे, मोर फोकस ऑन सब्सटैंशिएशन रादर देन एग्जाम्पल्स। ये समझने वाली बात हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि उदाहरण के बजाय पुष्टिकरण पर अधिक ध्यान दें। मतलब आप अगर कोई चीज़ टॉपिक सेक्टर खोल रहे हो ना, जैसे मैंने अभी टेलीविज़न वाली बात बताई है, तो आप उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को वहाँ पे कॉपी पे लिखना ज़रूरी है। आपको बताना ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है इससे, ना कि आप उसको भर दो। आप बताओ कि बस आपने टॉपिक खोला और एग्जाम्पल देके आगे बढ़ गए कि इस एग्जाम्पल में ऐसा ऐसा हुआ था। इसका मतलब जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसको सेकंड कर रहा हूँ, यानी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको व्यू को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोसाइटी खोल दिया,
ठीक है, सोसाइटी का सेक्टर खोल दिया है ना, इकॉनमी वाला सेक्टर खोल दिया, ठीक है, या फिर मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का कोई सेक्टर खोल दिया, मतलब वो अलग अलग सेक्टर्स खोल रहे हैं आप अपने एस्से में, और आप एग्जांपल्स देके बढ़ते जा रहे हो, एग्जांपल्स देके बढ़ते जा रहे हो कि आप दिखा रहे हो कि देखो हमको एग्जांपल्स पता है बस, ठीक, मतलब हम एग्जांपल पता है तो हमको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है हमको। नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे यूपीपीसीएस के एस्से में अच्छा खासा आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, और लिखना पड़ेगा आपको, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और स्मॉल पैराग्राफ्स यूज़ करने पड़ेंगे, पैराग्राफ यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ में क्या होता है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है इवैल्यूएटर का, ठीक है, और उसको आप अपने पॉइंट्स नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्ट है, राइट। तो ये बात हम समझ लिए कि भाई आर्ट को हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़्लो चार्ट बनाओ और डायग्राम बनाओ। फ़्लो चार्ट अगर आपका कमांड है प्लस डायग्राम्स, वैसे तो मैंने आज तक नहीं देखा कि मतलब इतने कमांड फुली कोई यूज़ कर रहा हो इस चीज़ को, तो अवॉइड करने वाली चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है। फिर आता है डू नॉट बर्डन योर एसे विथ टू मेनी एग्जाम्पल्स, अपने निबंध पर बहुत सारे उदाहरणों का बोझ ना डालें, ठीक, ओवर डू नहीं करना है ना, ओवर डू नहीं करना है अपने को एग्जाम्पल से, ठीक है। इसका मैं खामियाजा भुगत चुका हूँ, यूपीएससी का ऐसे लिख के आया, और मुझे क्योंकि वहाँ पे आपको 1100 से 1200 वर्ड्स है ना भाई, आपको यहाँ पे 600 से 700 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। और मुझे ये था कि भाई हम तो बहुत अच्छा एग्जांपल जानते हैं सेक्टर्स, क्योंकि अब एरिया कम हो रहा था, है ना, हर सेक्टर को आप कम एरिया दे पा रहे थे, ठीक है। आपको 3 से 4 पेज में ऐसे ख़त्म कर देना है, लेकिन क्या हो रहा था कि मुझे यहाँ पे सब्सटैंशिएशन पे कम ध्यान दे के मैंने एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भरे, और उस साल मेरे 73 मार्क्स आए थे, राइट, 73 मार्क्स आए थे एस्से में, और बहुत ही ख़राब, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या, राइट। तो इसको मैंने बाद में इम्प्रूव किया, है ना, तो मैं उसको भी बताऊंगा कि इम्प्रूव कैसे किया, ठीक। तो यहाँ तक हम समझ गए कि अब पॉइंट 3 हमारा हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 1 हो गया। अब आता है गो बैक टू स्कूल डेज, कोट्स, पोएम्स, स्टोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको यूपीपीसीएस के एस्से में नंबर फेच करना है दोस्त ना, तो आपको कमांड होना चाहिए इन 3 चीज़ों पे, कोट्स पे, पोएम्स पे। अगर पोएम की कुछ लाइनें आपको, कविताएं याद है ना, किसी चीज़ को मान लीजिए आप श्लोक याद है, ठीक है, तो अगर उसको आप लिख सकते हैं और आपको ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से कि वो हवा में फ्लोट करता हुआ ना दिखे। हवा में फ्लोट करता हुआ, इसका मतलब ये होता है ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें लगनी चाहिए, कि अगर यहाँ पे आपने कोट लाया है तो लगना चाहिए कि हाँ यहाँ कोट आना ज़रूरी था। मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए। मैकेनिकल का मतलब ये है कि दूर से लगे कि यार ये तो ना आर्टिफिशियल चीज़ है ना, इसे फिट इन की है किसी भी तरह। ये होना ज़रूरी नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये बस किसी तरह फंसा दिया इसने, राइट। इसी तरह कोट्स हैं, आपको कोट्स का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। पहली बात तो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। इक्वली स्पेस्ड का मतलब अगर कोट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो 3 से 4 कोट यूज़ कर लो, और उसको कहीं बीच में एक फंसा दो, और एक कंक्लूजन से जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में अपना एक कोट फंसा दो, है ना। उसको जस्ट कंक्लूजन को तो वैसे भी आपको पॉजिटिवली अलाइन करना पड़ता है और फ्यूचर लुकिंग होना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं अपने कोट्स वाला पार्ट। तो जस्ट पेनल्टीमेट उसको पैराग्राफ करते हैं, वहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में आप उसको कोट फंसाओ, या किसी बुक का रेफरेंस दे दो, यानी, और या फिर कुछ स्टोरी का एक छोटा सा स्टोरी में यहाँ बना दो। तो ये स्टोरी मेनली मैंने बोला हुआ है कि कहते हैं ना स्कूल के दिनों में वापस जाएं, उदाहरण, कविताएं और कहानियाँ। कहानियाँ क्या होता है, एनेक्डोट बोलते हैं जिसको, एनेक्डोट्स बोलते हैं जिसको, कि आप इसको कहानियों को किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, पेनल्टीमेट पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपका जो आपका इंट्रो है, ठीक है, वो आपके 75% ऑफ फर्स्ट पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए, 25 में कनेक्टिंग आपका पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। तो ये 75% हो गया और ये 25% हो गया। अब इसको कैसे आपने लिंक किया है कि कहानी के माध्यम से आपने इस चीज़ को लिंक कर दिया टॉपिक को, और फिर आपने सेकंड जो पैराग्राफ है उससे आप नॉर्मल एस्से को जिस तरह से एड्रेस करने वाले हैं उस टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस ये है कि आपको बहुत ही ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करना है आपको। अगर मैं आपका एस्से देखूं तो ये ना लगे कि यार ये किसी भी तरह ना, मतलब कोशिश की है, इसको पता तो है एस्से लिखना है लेकिन इसने प्रैक्टिस नहीं की है,
समझ रहे हो? तो इस चीज़ से बहुत ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गुड स्टोरी टेलिंग नीड्स अ गुड विलन। ठीक, एक अच्छी कहानी कहने के लिए एक अच्छे खलनायक की आवश्यकता होती है। हमेशा याद रखिएगा, मैं कुछ फिल्मों का एग्जांपल लूँगा। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है द बैटमैन राइजेस, ठीक है। और हिंदी मूवीज़ में भी आप देखेंगे कि एक अच्छा कैरेक्टर है ना, एक अच्छा कैरेक्टर हमेशा, या फिर एक अच्छा हीरो तब जाके वो आपके मतलब जन्म जन्मांतर का आपके दिमाग में बस जाता है, क्योंकि उस मूवी में ना, उस मूवी का विलन जो था, जैसे बैटमैन में जोकर था, वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि उसको हराने के लिए अपनी चीज़ों को या फिर अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट को बैटमैन को बाहर निकलना पड़ा, और उसको हराने के लिए फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को इतना आगे ले जाना पड़ा कि वो इतना बड़ा हीरो हो गया कि वो लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। उस कैरेक्टर को अभी भी बहुत ढेर सारे लोग जो आज के दिन में 60 साल के भी होंगे ना, उसका भी आप पूछेंगे, कई लोग तो कहेंगे कि हाँ, बैटमैन जो हमारा कैरेक्टर है ना, कॉमिक कैरेक्टर जिसमें मूवीज़ बनी हुई हैं, वो हमारा वन ऑफ द फेवरेट है, राइट। तो इसलिए है क्योंकि उसमें विलन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, है ना, बहुत ही पावरफुल थे। अब वही एक चीज़ समझना है कि जब आप एक माइंडसेट, जब एक थॉट को लेके आगे आप बढ़ रहे हैं, प्रो या फिर कॉन वाले पार्ट में, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है और आगे लेके चल रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आपका अगर 100% जो बॉडी है उसका 33% या फिर कह लिए 30% आपके विलन, या फिर कह लिए 25% में भी अगर आप एंटी वाला पार्ट रखे हैं कि जो आप अपने आप को काउंटर कर पाएँ। काउंटर इन द सेंस ये कि देखो, जो मैंने अभी तक बातें की हैं उसका एक ये भी वर्जन है कि यहाँ ये फ्लॉज हैं, है ना, यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं, ये इश्यूज़ हैं, और फिर गिनाते हुए जब इसको निकलते हैं आप, जैसे मैं अगर बोलूँ कि विमेन इज़ न्यू नॉर्मल, वेमेन जो है ना वो इंडिया को क्या कहते हैं, आप न्यू सुपर पावर बनाने के लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। तो मैं अगर ढेर सारी उसको एग्जांपल्स दूं, जैसे हरमनप्रीत कौर दे दूं और इंदिरा नूई दे दूं, और आपको रिसेंटली सानिया मिर्ज़ा यानी जो एनडीए क्रैक की है बच्ची ने, तो वो दे दूं, और ढेर सारी नई वॉट नॉट, है ना। कि आप देखिए आलिया भट्ट हैं, दीपिका पादुकोण है, इन्होंने नया ट्रेंड सेट किया है कि इनको जो मेल काउंटर पार्ट है उनके बराबर आज के दिन में पैसे मिलते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, लेकिन बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, राइट। इसमें आप NGOs की बात कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हम ये भी दिखाना ज़रूरी है, आप ये समझिएगा, मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ कि आप पंचायत पति अभी भी हैं, ठीक है, राइट। पंचायतों में 33% रिजर्वेशंस तो आया, लेकिन उनके हस्बैंड रूल करते हैं। वो एक मतलब एक कह दीजिए कि एक स्टैचू फिगर है, वो बस उनको उस सीट को, रिजर्वेशन सीट को भरने के लिए उनको खड़ा किया जाता है, औरतों को। इसी तरह जो क्राइम रेट है ना, क्राइम रेट है, ठीक है, क्राइम रेट है जो आप कह लीजिए रेप, आप इंस्टीट्यूशन यानी ढेर सारे आप एग्जांपल्स अभी देख रहे होंगे कि पुलिस थानों में, पुलिस स्टेशंस में औरतों को सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है उनका, एट द सेम कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप काउंटर नहीं करोगे, और उसके बाद वो चीज़ जो न्यू नॉर्मल वाली बात आती है, और फिर जो एक सेपिएंट एक बुक है जो न्यूआलुआ हरारी की बुक है, उसमें उन्होंने इमेजिन्ड रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर उस चीज़ को आप ब्लेंड कर दो तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये इसलिए ये कुछ जगहों पे विलन बहुत अच्छे काम करते हैं, और वो आपको आपके ऐसे को बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, राइट, इम्पैक्टफुल बनाते हैं, ठीक। यहाँ के बाद अब आती है बात कि यार आपको इतना करने के बाद इसका कंटेंट कहाँ से लाएं, राइट। तो कंटेंट के लिए दोस्त आपके पास एक हमेशा ना कोट्स का एक इन्वेंटरी होना चाहिए, इन्वेंटरी या कह सकते हैं आपके पास एक नोट्स हमेशा रेडी होना चाहिए, जिससे आप हमेशा रिवाइज करते रहो। थोड़ा बहुत फैक्ट्स या फिर एग्जांपल्स का भी, प्लस एग्जांपल्स भी आपके पास होने चाहिए, है ना। जहाँ से आप अगर, लेकिन आप जीएस के पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, GS 1, 2, 3, 4 अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपके पास ये कभी शॉर्टेज नहीं होता है, ठीक है। और आप जब टच में रहते हैं करंट अफेयर के, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। एक मैं जो एग्जांपल अपनी साइड से देना चाहूँगा कि रिसेंट में पॉडकास्ट का कल्चर बढ़ा है। आप अच्छे डाइवर्स पॉडकास्ट सुनिए जो आपको हेल्प करेगा, चाहे वो एनवायरनमेंट पे हो, चाहे वो आपके
फार्मा इशू पे है। फार्मा इशू पे एक बहुत ही रिनोन्ड ऑथर रहे हैं और सोशल वर्कर हैं, पी साईनाथ इनका नाम है। इनका आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, इनके इंटरव्यू सुन सकते हो। उनको एग्रीकल्चर पे है, फार्मर्स पे है और ओवरऑल जो इश्यूज फेस कर रहा है। साथ ही साथ आप एजुकेशन सिस्टम पे, नया एडटेक जो सिस्टम आ रखा है उस पर आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। ठीक है, होता क्या है, जब आप पढ़ते हो ना तो उतना आप ग्रास्प नहीं कर पाते हो जितना आप सुनते हो। कोई आपको समझा रहा है सुना के और आपको बता रहा है, और उन लोग को सुनते हो जिनको आप सुनना चाहते हो, तो और ज़्यादा आपको समझ में आता है, राइट। यहाँ तक तो हमारी बात खत्म हुई। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है ना, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको अब सम अप करूँ। और फिर आता है यहाँ पे बोनस वाला पार्ट जो मैं आपको अपने साइड से देने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है? वो है अपना कोर्स का नोट। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है उसमें। तो बॉस ये है आपका कोर्स का जो ऐसे के लिए ज़रूरत होती है, और ये नोट्स हैं मेरे साइड से आपके लिए। और मैंने सेक्टर डिवाइड कर रखे हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, विमेन हो गया, और सारे पॉसिबल जो आपके कोर्स हो सकते हैं जो आपको याद रह जाएं। नारी तू नारायणी और इस तरह की जो अब मैंने बोला था ना, हिंदी की चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं जो आपको कोड कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें है ना। तो फिर आपको देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्लाइमेट चेंज पे मैंने दे रखा है, एग्रीकल्चर पे दे रखा है ना, पॉवर्टी पे है, ठीक, वाटर सिक्योरिटी पे है, ठीक, और कम्युनलिज्म पे है। माफ़ कीजिएगा, वो गलत पीडीएफ खुल गई थी, उसमें ओनली इंग्लिश वाला था, ओनली इंग्लिश में था वो। ठीक है, मैंने इसको कोशिश की थी कि दोनों साथ में रहे, हिंदी इंग्लिश। तो हेल्थ पे है, ठीक है, एजुकेशन पे हो गया आपका, फिर आपका विमेन हो गया एज ए इशू, ठीक है, फिर आपको इसी तरह क्लाइमेट चेंज की बात है, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर आता है, फिर आता है पॉवर्टी। इसी तरह से मैंने ढेर सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। वाटर सिक्योरिटी आ गया, GS1 में जितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। GS1 में कम्युनलिज्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, सेडिशन हो गया, ठीक है, जुडिशरी हो गया, GS2 आ गया था, फेडरलिज्म हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है। आपको देखा होगा आपने कि फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चंस थे, ठीक, उस पर दे रखा है मैंने। इसी तरह GS3 आ गया, इन जनरल क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ पे दे रखा है मैंने, आपने देखा जनधन योजना के बारे में एक क्वेश्चन था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे देखा है आपने कि एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ से कोड उठा सकते हो आप, ठीक। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे आता है। फिर साइबर सिक्योरिटी में नए चेंजेस जो आ रहे हैं साइंस एंड डेवलपमेंट में, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देख लो कि क्या हो सकता है। फिर ये जनरल कोड्स हो गए कि जो आपको हर जगह पे हेल्प करेंगे, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। एक कहानी, मतलब एक चीज़ याद रखना हमेशा कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई क्रॉस वेरीफाई करने जा रहा है कि कोई कोड याद है आपको किसी और के नाम पे, तो कोशिश करो कि समवन हैज़ राइटली सेट, मतलब किसी ने सही कहा है, समवन हैज़ राइटली सेट करके भी आप कोड लिख सकते हो, या फिर इन जनरल किसी दूसरे का नाम दे दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब मेरे स्कूल में एक कहानी है, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, है अभी, और बहुत अच्छा यूज़ करता था, उसको अपने से कोड बनाता था, और उसको क्या करता था ना कि WWE के जो फाइटर्स थे ना, उनके नाम पे वो चिपका देता था उसको। तो ब्रॉक लेजनर हो गया, ठीक, रे मिस्टीरियो हो गया, है ना, या फिर ड्वेन जॉनसन हो गया, आपको जो रॉक जिसको कहते हैं आप, है ना, जो अभी हाईएस्ट पेड एक्टर है जो, ठीक है, हाईएस्ट पेड एक्टर है, उस ड्वेन जॉनसन है, उसके नाम पे चिपका देता था। यू नेवर नो ना, कोई दिक्कत है, आई नो नथिंग। अब मान लीजिए सोक्रेटिस का है ये तो मान लीजिए कोई जानता भी होगा। अब यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन या विलियम जेम्स नाम के कोई आदमी है, उनका लिखता है आर्ट ऑफ बीइंग वाइज इज नोइंग वॉट टू ओवरलुक। अगर आपने इसको इसके बारे में सोक्रेटिस लिख दिया है, फिर अरिस्टोटल लिख दिया, या इमानुएल कांट इनकी जगह पे लिख दिया, तो कोई क्रॉस चेक थोड़ी करने जा रहा है। आपको बस लाइनें याद होनी चाहिए, आपको यूज़ करना आना चाहिए उसको, ये कहाँ पे चिपका सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये पूरा ऐसे है। मैं कोशिश करूँगा इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ और आपके लिए हैंडी रहेगा ये, है ना। और ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, होपफुली आपके लिए ये काम आए, और आपके ऐसे प्रिपरेशन में जो लोग भी 2023 में लिख रहे हैं प्लस 2024 में लिखेंगे, उनके लिए भी हैंडी रहेगा। और UPSC में भी ये जो ऐसे का एक कंपाइलेशन दे रखा है मैंने, वो भी आपको हेल्प करेगा। और कोशिश करूँगा कि इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। और किस तरह से आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपना थोड़ा सा रिव्यू दीजिए, और फीडबैक दे सकते हैं। कुछ भी क्रिटिकल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ख़राब इसमें बोल दिया हो तो भी आप बता सकते हो मुझे। आगे मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों पे काम करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।